हेलो एवरीवन। यूपी टेट की एग्जाम की प्रिपरेशन हमारी चल रही है, जिसमें आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन चल रहा है। हिस्ट्री में भी ये आपका शायद 29 या 30 चैप्टर है, क्योंकि इतने सारे हिस्ट्री इतनी बड़ी है हमारी कि हम सारा कुछ कवर करते करते हम लास्ट तक आ गए हैं जब ब्रिटिश राज चल रहा था। इससे पहले हमने 1857 की क्रांति पढ़ी थी कि क्या वो क्रांति रही थी, उसके आज जो हम करने वाले हैं उसके बाद क्या क्या हो गया था वो भी हमने पढ़ लिया है। लेकिन जो ब्रिटिश राज था उसमें क्या-क्या चीज़ें हुई। 1857 की क्रांति बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और मेन रही, क्योंकि इसके बाद अंग्रेज़ों में खलबली मच गई। खलबली ये मच गई थी कि उनको ये लगने लगा था कि अगर हमने भारत के हित में कुछ काम नहीं करा या उसके फ़ेवर में कुछ नहीं हुआ, तो इसी तरीके से ये जो संग्राम है ये बढ़ता चला जाएगा। ये सारी चीज़ें उस टाइम पर रही। तो 1857 के बाद में भारत में जो कंपनी का शासन था वो समाप्त हो गया था, और जो ब्रिटिश सरकार ने ग्रहण किया था उसमें क्या किया, रानी विक्टोरिया को भारत की शासिका घोषित किया था कि अब रानी विक्टोरिया डिसाइड करेंगी कि भारत में क्या हो रहा है, क्या-क्या चीज़ें होंगी। कोई भी अगर रूल रेगुलेशन बनाना है तो महारानी विक्टोरिया ही डिसाइड करेंगी। तो आज का जो हमारा चैप्टर का नाम है वो है ब्रिटिश राज के अधीन भारत। ये किस तरीके से हुआ था। अब महारानी विक्टोरिया ने अपना एक घोषणा पत्र निकाला जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कर दी थी, चेंजेस बहुत सारे करे थे 1857 की क्रांति के बाद में, क्योंकि इनको ये लग गया था कि अगर अब भी हमने कुछ नहीं किया तो धीरे-धीरे ये जो संघर्ष है ये बढ़ता ही चला जाएगा और हमारे लिए कहीं न कहीं दिक्कत हो जाएगी। तो इसमें कुछ चीज़ें इन्होंने करी थी, जैसे कि क्षेत्रों की सीमा विस्तार की नीति समाप्त कर दी थी, अंग्रेज़ों की हत्या के जितने भी दोषी थे उनको छोड़कर बाकी सभी को माफ कर दिया गया था। विद्रोह में भाग लेने वाले जितने भी तालुकेदारों को राजभक्ति प्रदर्शन करने पर उन्हें उनकी जागीरें भी वापस कर दी थी इन्होंने। कोई भी भेदभाव नहीं होगा, योग्यता के आधार पर सरकारी सेवा में भर्ती करने का वचन भी दिया गया कि कोई भेदभाव नहीं होगा। यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई थी और भारतीय सैनिकों की संख्या घटाकर निश्चित कर दी गई थी। मतलब इन्होंने ये था कि हमारी सेना में अब ज़्यादा भारतीय नहीं आएँगे। जैसे कि अगर हम बंगाल प्रेसिडेंसी की बात करते हैं, तो 1:2 मद्रास में, चेन्नई और मुंबई में, और मुंबई में आ गया 1:3 का अनुपात निश्चित कर दिया गया था। ठीक है? अब विक्टोरिया ने क्या किया था, विक्टोरिया की घोषणा के अनुसार इंग्लैंड में भारत के जो शासन की देखरेख करेगा, जो नियंत्रण के लिए एक मंत्री अलग से नियुक्त किया गया, जो कि भारत मंत्री कहलाया, और ब्रिटिश संसद के प्रति जो कि रिस्पॉन्सिबल था, उत्तरदायी था। और गवर्नर जनरल को वाइसराय वो कहा गया, और भारत में एक ब्रिटिश शासन का प्रतिनिधि था। उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की और समिति भी बनाई गई थी। मतलब अब ये इंडिया को लेकर काफ़ी, हमारे भारत को लेकर काफ़ी सीरियस हो गए थे। और जो जितने भी राजपूत, मराठा, सिख प्रमुखों के साथ-साथ हैदराबाद के जितने भी निज़ाम हो गए, अंग्रेज़ों के प्रति जो निष्ठा करते थे, उनके लिए पुरस्कार भी दिए गए। राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य के सदस्य राज्यों के रूप में मान्यता भी प्रदान की गई। और उसी के साथ-साथ भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में तालुकेदार हो गए, जमींदार हो गए, ब्रिटिश प्रतिनिधियों की मान्यता प्रदान की गई। यही लोग बाद में ब्रिटिश प्रशासन के एजेंट के रूप में काम करने लग गए थे। और इसी के साथ-साथ जितने भी भारतीय प्रभुत्व वर्ग के साथ इन्होंने नम्र और मैत्रीपूर्ण व्यवहार का निश्चय किया गया, क्योंकि ये मान्यता थी कि आप निम्न और मध्यम वर्ग के लोग उच्च वर्गों का ही अनुसरण करते हैं। इसलिए इन्होंने क्या किया, उनके साथ प्यार से और मित्रतापूर्ण व्यवहार इन्होंने करने का डिसाइड कर लिया था, क्योंकि जो नीचे वाले लोग हैं वो ऊँचे वाले लोगों को ही फॉलो करते हैं। अब इनके लिए इनको क्या करना पड़ा, जो इनका सैन्य पुनर्गठन था, उनके लिए भी इनको विवश होना पड़ा। जितने भी ब्रिटिश मूल के अधिकारी थे, उनकी संख्या में वृद्धि की गई, और जितने भी भारतीय सैनिक थे, उनको तोपखाना या जितने भी मारक क्षमता वाले हथियार थे, उनको उनसे वंचित रखा गया। सेना में जाति, क्षेत्र, संप्रदाय के आधार पर सैनिक इकाइयाँ बन गई थी, जिसमें भेदभाव बना रहा था, जैसे कि बंगाल रेजिमेंट हो गया या राजपूत रेजिमेंट हो गया। इस तरीके से इन्होंने डिवाइड करके चीज़ें करनी शुरू कर दी थी। अब इसी के साथ आपका आता है राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन में क्या-क्या चीज़ें हुई थी। एक इंडिया काउंसिल एक्ट बनाया गया था 1861 में, और इस एक्ट में क्या था कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है उसका नाम इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कर दिया गया था। अब इसके जो सदस्यों की संख्या थी वो 6 से 12 करने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को ही था। इन सदस्यों में आधे सदस्य गैर सरकारी होते थे। काउंसिल पूरी तरीके से अधिकार विहीन थी।
मतलब ना तो कोई उसके ऊपर वित्तीय नियंत्रण था और ना ही प्रशासनिक नियंत्रण था। और इस काउंसिल के द्वारा कोई भी विधेयक गवर्नर जनरल के बिना कोई भी कानून नहीं बना सकता था और ये एकमात्र सलाहकार समिति थी। अब भारतीय जो सदस्य थे गवर्नर जनरल द्वारा नामित होते और थे और वो आम आदमी जनता का प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं कर सकते थे। 1861 में तो ये बना था और इंडिया काउंसिल एक्ट जो पास हुआ था वो 1892 में हुआ था। भारत की शासन व्यवस्था में जो सुधार किए गए थे उनसे भारतीय जनता जो थी वो संतुष्ट नहीं थी। मतलब इन्होंने इम्प्रूवमेंट तो किए लेकिन उनसे कोई भी संतुष्ट नहीं था। जनता की मांगों को ध्यान में रखकर भारतीय शासन व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए इन्होंने 1892 का जो अधिनियम था वो पास किया था। वायसराय की जो परिषद की संख्या थी वो 12 से 16 कर दी गई थी। सेंट्रल हो गए चाहे प्रांत हो गए, दोनों परिषदों में मनोनीत सदस्यों की जो संख्या थी वो निर्वाचित सदस्यों से ज्यादा हो गई थी और इनका जो चुनाव किया गया था वो समाज के अलग-अलग वर्गों से किया जाता था। सदस्यों को शासन संबंधी विषयों पर प्रश्न पूछने और बजट पर विचार विमर्श करने का अधिकार दिया गया था कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप किसी भी बात को लेकर विचार विमर्श कर सकते हो। लेकिन भारतीयों को अगर हम इसके अधिकार की बात करते हैं तो उनके लिए इस तरीके का कुछ भी नहीं था। इन्होंने बहुत सारी चीजें सिर्फ दिखावे के लिए करी थी कि हाँ भाई अब ये चीजें हो गई हैं तो हम आपके लिए ये चेंजेस कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इंटरनली देखते हैं तो उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ था। अब आता है आपका स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन में क्या हुआ था कि बहुत सारे चेंजेस किए गए थे यहाँ भी। ग्रामीण प्रदेश में स्थानीय की स्थापना की गई थी, बोर्डों की स्थापना की गई थी। प्रत्येक जिले में उप विभाग भी बनाया गया, तहसील बोर्ड बनाए गए, नगरों में नगर पालिकाएं स्थापित की गई और आय के साधन भी दिए गए, रोशनी, गलियों, मार्गों की सुरक्षा, स्वच्छता हो गई, शिक्षा, जल की पूर्ति हो गई, चिकित्सा कार्य, इन सब कार्यों को सौंपा गया था। 1883 से 1885 के बीच में स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित कर दिया गया था और यही व्यवस्था आज भी लागू है बहुत जगह पर। अब यहाँ पर बात आती है सिविल सर्विस की। सिविल सर्विसेज क्या थी? लोक सेवा। अगर हम घोषणा पत्र की बात करते हैं तो 1861 में भारतीय लोक सेवा अधिनियम इंडियन सर्विस एक्ट बनाया गया था, जिसके अंतर्गत बहुत सारे पदों पर आईसीएस अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, जो आज भी होता है हमारे यहाँ पे। ये सिविल सर्विस होता है, आईएएस, पीसीएस के जो एग्जाम्स होते हैं, ये वहीं से उस टाइम से ही चला आ रहा है। ये जो था ये लंदन में होता था, इंग्लिश में ये परीक्षा दी जाती थी। पहले इसकी जो सबसे पहले जो आयु थी वो 23 वर्ष थी, फिर उसको घटाकर 21 करा गया, फिर उसको भी घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था। अगर हम पहले भारतीय की बात करते हैं जिसने ये परीक्षा उत्तीर्ण करी थी वो 1863 में थे, सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे और ये रविंद्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई थे। अब उम्र बहुत ज्यादा इन्होंने क्या किया था, 19 वर्ष कर दी थी, तो भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था इस परीक्षा में बैठना और उसको क्लियर करना। आज की डेट में जो ये एग्जाम हो रहा है आईसीएस पीसीएस वाला, ये इससे काफी ज्यादा सिमिलर है। अब इसके साथ ही साथ जैसे कि अलग भी और भी विभाग थे, जिसमें पुलिस हो गया, सार्वजनिक निर्माण, चिकित्सा, डाक, तार, वन प्रौद्योगिकी, अभियंत्रिकी, कस्टम और रेलवे में उच्च वेतन वाले जितने भी पद थे उन पर सिर्फ ब्रिटिश नागरिक थे। भारत में जो होता था वो लोक सेवा का भारतीयकरण किया जाना शुरू हुआ और जितने भी नियंत्रण या अधिकार के पद पर अंग्रेज अधिकारी ही बने रहे। मतलब जितनी भी ऊंची ऊंची पोस्ट थी ना, सब पे अंग्रेज थे। यहाँ पे तो सिर्फ सूबेदार से ऊपर की किसी को पोस्ट ही नहीं देते थे। अब सेना और पुलिस का पुनर्गठन किस तरीके से किया गया? 1857 के बाद इन्होंने सोचा कि पुनर्गठन कर लेते हैं, तो इसमें बंगाल, मद्रास, चेन्नई, मुंबई प्रांतों की अलग अलग सेनाएं थी जो कि स्वतंत्र रूप से कार्य करती थी। इन्होंने उन सबका एकीकरण किया गया और सेना अध्यक्ष रखा गया और यूरोप के अनुसार भारतीय सैनिकों की तुलना में लगभग दुगना कर दिया। मतलब अगर एक भारतीय सैनिक है तो ब्रिटिश के कितने हैं? 4। 2 हैं, 4 हैं, इस तरीके से। सूबेदार से ऊपर किसी को कोई पद पे नियुक्त नहीं किया जाता था भारतीय। और प्रथम जो पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 में, उसमें सेम सिचुएशन रही थी। दरोगा का पद हो गया, भारतीय पुलिस अध्यक्ष का पद यूरोपियों के लिए रखे गए थे। सेना और पुलिस दोनों ही ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार के कार्यों में सहायक थी। और मैंने जैसे बताया कि सूबेदार से ऊपर का पद किसी को दिया ही नहीं जाता था, तो वो बिल्कुल सही बात है। न्यायिक संगठन की अगर हम बात करते हैं तो भारत में जो न्याय की प्रणाली है वो मुख्य रूप से कानून पर आधारित थी। कानून शास्त्र हो गए आपके, या शाही फरमान पर आधारित थी उस टाइम पर। और अंग्रेजों ने आमतौर पर कानून ही लागू करते रहते थे। उसके लिए भी इन्होंने एक नई प्रणाली विकसित करी थी जिसे कानूनों को संहिताबद्ध किया गया, कि इसका अर्थ था कि
शासन कानून के अनुसार चलाया जाएगा, ना कि शासक की इच्छा से चलाया जाएगा। जो हमने रूल्स और रेगुलेशंस बना दिए हैं, वो ही सबको फॉलो करने होंगे। और सारे मनुष्य बराबर हैं, जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस तरीके की न्याय प्रणाली इन्होंने रखी थी। किसी भी ऊँची जाति के व्यक्ति से कोई अपराध किया गया है, तो सज़ा किसी और जाति के व्यक्ति से अलग होती थी। मतलब इसमें ये सारी चीज़ें थी कि अगर नीची जाति के व्यक्ति से किसी से कोई अपराध हुआ है, तो उसको अलग सज़ा मिलेगी। सेम अपराध अगर ऊँची जाति के किसी सदस्य से हो गया है, तो उसको अलग सज़ा मिलेगी। ये बहुत ज़्यादा खर्चीली हो गई थी, न्याय पाने के लिए काफ़ी दिक्कतें आनी भी लगी थी। वित्तीय प्रशासन की अगर हम बात करते हैं, तो 1857 के बाद वित्तीय प्रशासन का भी पुनर्गठन हुआ था। 1860 में बजट की व्यवस्था शुरू की गई थी और कुछ समय के बाद इन्होंने केंद्रीय और प्रांतीय के बीच में आयों के वितरण पर भी निर्णय लिए थे, जैसे कि आपका डाकघर हो गया, रेलवे, अफीम, नमक की बिक्री, चुंगी, इनसे जितनी भी पैसा मिलता था वो केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सुरक्षित रखा जाता था। और उसी के साथ में जितना भी भू राजस्व हो गया या टैक्स ये अलग-अलग जगह से इकट्ठा करते थे, वो केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच में ये बाँट देते थे। ये मिली-जुली व्यवस्था थी जो आज भी चल रही है। अदालत के मुकदमे हो गए, स्टैम्प ड्यूटी के लिए भी इन्होंने एक टैक्स लगा दिया था। 1892 के अधिनियम के द्वारा सदस्यों को बजट पर विचार करने का भी अधिकार इन्होंने दे दिया था। अब बात आती है शिक्षा की। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की नीति बनी थी। इसमें क्या था, जब लॉर्ड मकॉले भारत आया था, तो इन्होंने डिसाइड किया था कि भई यहाँ पे शिक्षा तो होनी चाहिए। लेकिन शिक्षा इनको क्या करा, इन्होंने कहा कि हम सबको शिक्षित नहीं करेंगे। इनका उद्देश्य कभी भी ये नहीं था कि हम पूरे भारतीय जनता को सारी आवाम को हम शिक्षित करने वाले हैं, नहीं। इनका ये हुआ कि कुछ लोगों को शिक्षित करो। कुछ लोग इस तरीके के तैयार करो, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे कि जो आत्मा और आस्था से ब्रिटिशवादी होंगे। इस तरीके की शिक्षा इन्हें देनी है, इस तरीके की नीति इन्हें बनानी है। और ये जो अनुमान था उसका काफ़ी सीमा तक सही भी निकला। उन्होंने कुछ लोगों को शिक्षित किया जो कि उनके काम आए। उन्होंने कुछ इसी तरीके से लोग तैयार करे और बाकी लोगों ने उनका अनुसरण कर के ही सीखा था। तो ये शिक्षा उस टाइम पर हुई थी। अब एक और चीज़ आती है, ये जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय भी, कुछ भारतीय भी उनके समर्थक इस चीज़ में थे। पाश्चात्य शिक्षा की बात करते हैं तो देश में शिक्षा की व्यवस्था हेतु पाठशाला, मकतब, मदरसे थे और उच्च शिक्षा के लिए अभिजात वर्ग के लोगों तक ही वो सीमित थी। लेकिन उन्होंने संस्कृत, अरबी, फारसी, कानून, तर्कशास्त्र, व्याकरण, चिकित्सा विज्ञान, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करते थे और जो पुरानी परंपरागत शिक्षा थी वही भारत में चली आ रही थी। अब इन्होंने भारत में शिक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी थी। इन्होंने काफ़ी सारे प्रचार-प्रसार भी करे थे जो कि सरकार ने करे थे। ईसाई धर्म के प्रचारकों ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और बहुत जगह पर इन्होंने कॉन्वेंट स्कूल भी खोले थे। आधुनिक शिक्षा की बात करते हैं तो 19वीं सदी के स्टार्टिंग में आधुनिक विज्ञान का प्रयोग शुरू हो गया था। विज्ञान, तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी का विकास भी हुआ। वैज्ञानिक युग में प्रवेश कर सका भारत। इसके चलते हुए विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई जिसमें कि विज्ञान विभाग की स्थापना हुई। भारतीयों ने विज्ञान के अध्ययन के लिए चुना और विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य भी किए थे। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में अगर हम कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट नाम है, आप उनको याद रख सकते हैं। लिख नोट डाउन, जो आपने नोट्स अब तक बनाए हुए होंगे। अगर किसी ने अगर स्टार्टिंग से नोट्स बनाए हुए हैं ना फर्स्ट वीडियो से, तो आज उसके पास इतना सारा कलेक्शन होगा ना ये नोट्स का, बहुत सारा कलेक्शन। और एक बार अगर वो रिकॉल करेगा तो उसे सब कुछ याद आ जाएगा कि हाँ भाई इसने ये करा था, इसने ये करा था। तो चांसेस है कि उसका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो हिस्ट्री से रिलेटेड। अगर हम चिकित्सा विज्ञान की बात करते हैं तो महेंद्र लाल सरकार का नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने 1876 में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस नामक संस्था की स्थापना करी थी। किसने? महेंद्र लाल सरकार ने। 20वीं सदी और तीसरे दशक में इंडियन साइंस कांग्रेस की स्थापना की गई और वैज्ञानिक भाग लेते थे और एक दूसरे से अपने विचारों को आदान प्रदान करते थे। कई वैज्ञानिकों ने भी ख्याति अर्जित कर दी है, जिसमें आपका प्रफुल्ल चंद्र राय हो गया, जगदीश चंद्र बसु, मेघनाथ साहा, बीरबल साहनी, ये कुछ नाम जो हैं वो काफ़ी फेमस हैं। सीवी रमन को नोबेल प्राइज़ दिया गया था उनके कार्य और योगदान के आधार पर भौतिकी के क्षेत्र में। श्रीनिवास रामानुजन गणित, विश्वेश्वरैया इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महान भारतीय वैज्ञानिक थे। इसी प्रकार अपने योगदान से इन्होंने विज्ञान का विकास हो गया, देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और देश में प्रतिष्ठा जो आई थी वो इन्हीं लोगों की वजह से आई थी। ये थे जगदीश चंद्र बसु और ये थे सीवी रमन। जन सुविधाओं की अगर हम बात करते हैं तो अंग्रेजों ने धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप ना करने की नीति अपनाई थी कि हम इनकी
जो धार्मिक चीज़ें हैं उसमें नहीं करेंगे। 19वीं सदी के स्टार्टिंग में उन्होंने समाज और संस्कृति में परिवर्तन के लिए कुछ कदम उठाए थे। जैसे कि इस तरीके से इन्होंने चीज़ें करी थी कि ब्रिटिश के हितों को नुकसान ना हो, मतलब हमें किस तरीके का दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो इनका मेन कांसेप्ट रहा। तो आधुनिकीकरण की संतुलित नीति इन्होंने अपनाई थी। इसी नीति के तहत अंग्रेज़ों ने कई हज़ार किलोमीटर तक की रेलवे लाइन बिछाई, जिससे कि उन्हें ये था कि यहाँ पर जो हमारा व्यापार चल रहा है उसी उसमें किसी तरीके की रोक-टोक ना हो और व्यापार और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से हो पाए। ये अंग्रेज़ जो थे ये ठंडे प्रदेश में रहने वाले थे, तो ये अपनी फैमिली को लेकर ये अलग-अलग जगह रहते थे क्योंकि भारत में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, इसके लिए इन्होंने नैनीताल, शिमला और दार्जिलिंग बसाए थे। अंग्रेज़ों के ही बसाए हुए हैं ये नैनीताल, शिमला और दार्जिलिंग। अब अंग्रेज़ों ने भारत में नहर और कुओं का भी निर्माण करवाया था, ज़्यादा से ज़्यादा खेतों को सींच कर उत्पाद भी इन्होंने बढ़ाया था और जिससे कि जो इनका टैक्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा इनको मिल सके। पहली रेल यात्रा की अगर हम बात करते हैं तो 1853 में बोरीवली से ठाणे के बीच चली थी। यूरोप में नए चिंतन का उदय हो रहा था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आ रहा था, जिसका अर्थ ये था कि केवल वही बात सही मानी जाएगी जो मानव तर्क के अनुकूल हो या व्यवहार में जिसका परीक्षण किया जा सके। मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें यहाँ पर आ रही थी। भारतीयों के रीति-रिवाजों को अब असभ्यता का प्रतीक माना गया और उसकी निंदा भी काफ़ी करी गई, अंग्रेज़ों ने बहुत किया था। भारतीय समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ थी, जिसे उन्हें चेंज करने का प्रयास किया गया। कुछ ब्रिटिश शासकों ने भी इसका सहयोग दिया था कि जितने भी आपके रिवाज हो गए या उन्होंने अपनी चीज़ें काफ़ी सारी इसमें चेंज करी थी। जैसे अंग्रेज़ों के द्वारा जो इन्होंने लागू करी थी अपनी पाश्चात्य शिक्षा, भारतीयों की संकुचित सोच को भी उसने तोड़ा था कहीं न कहीं। पढ़े-लिखे भारतीय समाज की बुराइयों का विरोध करने के लिए एकजुट होने लगे थे। समाज और जितनी भी कुरीतियाँ उस टाइम पर थी, अंधविश्वास थे, छुआ-छूत थी, तो ये सारी चीज़ें, जाति प्रथा, इन सबको भी काफ़ी कुछ समाप्त किया था। विधवा वो थी, सती प्रथा थी, ये सारी जो कुरीतियाँ थी समाज की, उन सबको भी हटाया गया था। अब इसी के साथ कुछ और चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि 1835 में अंग्रेज़ी भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी थी। शिक्षा के प्रसार हेतु 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। आज भी अलग-अलग जगह पर अंग्रेज़ी प्रशासकों के नाम पर जैसे रॉबर्टसंस, एलनगंज, जॉर्ज टाउन कुछ बना हुआ है। नोबेल पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिलता है जो कि विश्व के उच्च कोटि के साहित्यकार, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, समाज सेवकों को दिया जाता है। तो ये वाला चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। होप सो आपको चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब भारत में नवजागरण उदय होगा, उसके बाद भारत की और चीज़ें आएँगी, 2-3 ही चैप्टर हैं जो इससे रिलेटेड अभी बाकी रह गए हैं। बाकी पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने अब से भी स्टार्टिंग करी है अपने यूपी टेट के एग्ज़ाम के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। 25-30 चैप्टर्स हैं, आप अभी भी उनको कवर कर सकते हैं। 1 दिन में 2 चैप्टर भी देखेंगे तो भी आपका हो जाएगा। मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आपका रॉन्ग नहीं होगा, अगर आपने अच्छी तरीके से तैयारी करी है तो। क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट पास कब किया गया था? बना 1861 में था और जो पास किया गया था वो 1892 में पास किया गया था। पहली भारतीय रेल कब चली थी? 1853 में। सीवी रमन ने अपने कार्य और योगदान के आधार पर भौतिक क्षेत्र में कौन-सा पुरस्कार प्राप्त किया था? तो वो था आपका नोबेल पुरस्कार। 1835 में कौन-सी भाषा भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बन गई थी? अंग्रेजी। किस अधिनियम के द्वारा वायसराय की परिषद के सदस्यों की संख्या 12 से 16 कर दी गई थी? तो वो था आपका इंडियन काउंसिल एक्ट। 1892। इसी के साथ आपके क्वेश्चंस आते हैं। मैकॉले ने भारतीयों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा वो क्यों देना चाहता था? क्योंकि वो चाहता था कि शिक्षा में ऐसे व्यक्ति तैयार हों, जो आत्मा और जो उनकी आस्था, वो सब ब्रिटिश हो जाए। तो ये काफ़ी हद तक उसका सही भी रहा था। महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पत्र में भारतीयों के लिए कौन-कौन से आश्वासन दिए थे? ये वो सारे आश्वासन हैं जो हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़े थे। और उसी के साथ-साथ भारतीयों के लिए 4 प्रशासनिक सुधार के बारे में भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर पूरा होता है। अगर
कोई डाउट है आपका तो आप पूछ सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर आएगा वो है भारत में नवजागरण, धार्मिक और सामाजिक सुधार किस तरीके से कराए गए थे, उस टाइम पर धार्मिक आंदोलन भी हुए थे। ये सारी चीजें आपकी तब आएगी। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है और आपको पसंद आ रही है, आपके लिए आपने अच्छी तरीके से तैयारी अगर आप कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।